हेलो हेलो। शुरू करें। नमस्कार साथियों, 20 तारीख को नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा ने माननीय प्रधानमंत्री को 21 पेज का एक खत लिखा है। ये है, दोनों नेताओं ने एक खत लिखा है और ये विषय है जाति जनगणना को लेकर। ये खत की कॉपी आपको मिल जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से तीसरा खत है प्रधानमंत्री को। पहला खत 16 अप्रैल 2023 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को लिखा था जाति जनगणना को लेकर। उसके बाद दूसरा खत कांग्रेस अध्यक्ष ने 5 मई 2025 को, काफ़ी लंबा खत है, दो पन्ने का है, जाति जनगणना को लेकर कुछ सुझाव, रचनात्मक सुझाव भी दिए थे। प्रधानमंत्री को ये खत गया था। और अफसोस की बात है कि इन दोनों खतों का कोई जवाब प्रधानमंत्री से मिला नहीं, प्रधानमंत्री के कार्यालय से मिला नहीं, गृह मंत्री से मिला नहीं, किसी अधिकारियों से मिला नहीं। तो ये तीसरा खत है और इस बार दोनों नेताओं ने, राहुल जी ने और खड़गे जी ने, इस पर हस्ताक्षर किया है। विषय वही है जो पिछले 3 साल से कांग्रेस पार्टी उठा रही है प्रधानमंत्री के स्तर पर जाति जनगणना को लेकर। मैं इन 3 खतों का कुछ संदर्भ देना चाहता हूं, कुछ पृष्ठभूमि देना चाहता हूं। पहले मैं दे चुका हूं, कई बार मैं दे चुका हूं, पर मुझे दोहराना पड़ेगा क्योंकि ये मुद्दा बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जब कांग्रेस पार्टी ने 2023 और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय जाति जनगणना की मांग की थी, मैं आपको याद दिला दूं कि 28 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री ने 28 अप्रैल 2024 को अब के प्रधानमंत्री तब नॉन बायोलॉजिकल थे, तो नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति के रूप में
उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था एक टेलीविज़न चैनल को, और इसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की मांग जाति जनगणना को लेकर एक अर्बन नक्सल सोच है। तब अर्बन नक्सल चलता था, अब अर्बन नक्सल दिमागी नक्सल बन गया है। पर 28 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री ने इस सोच को अर्बन नक्सल सोच कहा था। पर 30 अप्रैल 2025 को अचानक, आपको याद होगा 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम पर आतंकवादी हमले हुए थे। सारा देश शोक में था। अचानक 30 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार घोषणा करती है कि 2027 की जनगणना जाति जनगणना हो गई। यानी कि कास्ट सेंसस, जो प्रधानमंत्री ने अर्बन नक्सल सोच कहा था, कांग्रेस की मांग को ठुकराया था, कांग्रेस अध्यक्ष के खतों का जवाब नहीं दिया था, वही प्रधानमंत्री 30 अप्रैल 2025 को अपनी सरकार की ओर से वो घोषणा आती है कि ये कास्ट सेंसस कराया जाएगा। और उसी के वजह ठीक 4 दिन बाद, 5 दिन बाद खड़गे जी, कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको खत लिखा जिसका मैंने जिक्र किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि हम स्वागत करते हैं कि आपने अपना मन बदला है, कि आपकी भी सोच अभी अर्बन नक्सल सोच हो गई है, तो हम आपको अर्बन नक्सल सोच वाले समूह में आपका स्वागत करते हैं। पर ये हमारे 3-4 सुझाव हैं, और ये खत भी आपको पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, पर फिर से मैं आपको दे दूंगा। तो तब से लगातार बातचीत चल रही है, मांग हो रही है हमारे ओर से कि सभी दलों से बातचीत कीजिए, सभी सरकारों, राज्य सरकारों से बातचीत कीजिए, सुझाव लीजिए, और ठीक तरीके से सामाजिक न्याय के मकसद को मद्देनजर रखते हुए ठीक तरीके से जाति जनगणना कैसे कराया जाएगा उस पर विचार प्लीज कीजिए। पर अफसोस की बात है कि सरकार की ओर से इस विषय पर, इस मांग पर मौन व्रत रखे हुए थे। किसी ने बात नहीं की, किसी भी राज्य सरकारों से बात नहीं हुई जाति जनगणना को लेकर, किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी विशेषज्ञों से बात नहीं हुई, और ये जाति जनगणना की शुरुआत अभी 14 अगस्त 2026 को ये नोटिफिकेशन आता है गृह मंत्रालय का कि 40 सवाल पूछे जाएंगे 2027 के जनगणना में। 40 सवाल पूछे जाएंगे पॉपुलेशन को लेकर, और 10वां सवाल जाति से जुड़ा होगा। यानी कि 40 सवाल हैं, उन 40 सवालों से में 10वां सवाल जाति से जुड़ा हुआ होगा, और इससे जो जानकारी हासिल की जाएगी वो जाति जनगणना कहलवाएगा। ये अभी 14 अप्रैल 2026 को गृह मंत्रालय से ये नोटिफिकेशन निकाला गया। तो बिल्कुल साफ है कि मोदी सरकार और प्रधानमंत्री का कोई इरादा नहीं है ईमानदारी से, ठीक ढंग से ये जाति जनगणना कराया जाए। इनकी कोई मंशा नहीं है। इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं सेल्फ सबोटाज है। खुद इसको बेमतलबी जनगणना बना रहे हैं। इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता, सामाजिक न्याय से इसका कोई लेना देना नहीं होगा,
और जिस तरीके से वो 10वां सवाल जोड़ा गया है 40 सवालों के श्रृंखला में, ये जो पहले खत लिखे थे कांग्रेस अध्यक्ष ने, उनके सिफारिशों के बिल्कुल खिलाफ है। तो इसको लेकर 20 अप्रैल 2026 को जो खत दोनों नेताओं ने, विपक्ष नेताओं ने, लोकसभा और राज्यसभा के, इन्होंने काफी विस्तार से प्रधानमंत्री को जानकारी दी है, उनको अवगत कराया है कि किस तरीके से जो सवाल पूछे जाएंगे और एक सवाल पूछा जाएगा 10वां सवाल, उसका कोई मतलब नहीं है। ये जाति जनगणना नहीं है, ये धोखा है, विश्वासघात है और जानबूझकर जाति जनगणना को ठंडे बक्से में डाला जा रहा है। और 2 मांगे इन दोनों नेताओं ने की अपने खत में, जो आप पढ़ेंगे। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार में तत्कालीन सरकार ने, जब नीतीश बाबू महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे, 2 अक्टूबर 2023 को बिहार के जाति सर्वेक्षण के नतीजे प्रकाशित किए गए थे और 4 फरवरी 2025 को तेलंगाना के जाति सर्वेक्षण के नतीजे प्रकाशित किए गए थे। और राहुल जी और खड़गे जी की मांग प्रधानमंत्री से ये है इस खत में कि जिस तरीके से बिहार में और जिस तरीके से तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण कराया गया था, उसी के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर 2027 का जो जनगणना है, जिसकी शुरुआत अभी अभी हुई है, उसी तरह आप यही मेथडोलॉजी, यही प्रणाली अपनाएं। अभी भी वक्त है प्रधानमंत्री को सुधारने के लिए, क्योंकि ये जाति जनगणना अभी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में शुरू हुआ गया है। देश भर में फरवरी के महीने में 27 फरवरी 2027 को जाति जनगणना कराया जाएगा, यानी कि अभी 2-3 महीने हैं सुधारने के लिए। अभी भी वक्त है, देर नहीं हुई है। तो खड़गे जी और राहुल जी की मांग ये है प्रधानमंत्री से, जो आप कर रहे हैं उसको रद्द कीजिए और जो तरीका बिहार में अपनाया गया था और तेलंगाना में अपनाया गया था, उसको आप राष्ट्रीय स्तर पर लागू कीजिए। विशेषज्ञों से बात कीजिए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए। अभी भी समय है, अगले 2-3 महीने में आप इसमें सुधार ला सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, जो हमारे संविधान के प्रीएम्बल में सोशल जस्टिस का जिक्र किया गया है, और हमारे संविधान जो आरक्षण प्रावधान है वो जनसंख्या से जुड़े हुए हैं। अगर पॉपुलेशन जाति जनगणना सही ढंग से नहीं कराया जाएगा तो आरक्षण के जो स्तंभ हैं वो मजबूत नहीं हो सकते। तो रचनात्मक सुझाव दिया गया है राहुल जी और खड़गे जी की ओर से। हम उम्मीद करते हैं कि इस खत का वो नजरअंदाज नहीं करें और जो सुझाव दिए गए हैं, बिहार और तेलंगाना में जिस तरीके से जाति जनगणना कराया गया था, उसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर 2027 का सेंसस भी कराया जाए। यही हमारी मांग है। ये कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है, सिर्फ हमारी मांग नहीं है,
प्रधानमंत्री को जानकारी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर 21 सितंबर 2021 मोदी सरकार की एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में। कई लोगों को जानकारी नहीं है, गृह मंत्री को जानकारी है कि नहीं मुझे पता नहीं, गृह मंत्रालय के अधिकारियों को जानकारी है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की ओर से ये एफिडेविट फाइल किया गया था। और इस एफिडेविट में कहा गया है कि अगर जाति गणना कराना है तो पहले से ही एक सूची तैयार करनी होगी। जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ड्रॉप डाउन का मतलब है जब सर्वेक्षण होता है, जो सर्वेक्षण कर रहा है, जो एन्यूमरेटर है, अध्यापक है या राज्य सरकार का कोई एम्प्लॉई है, उसके पास एक सूची होती है, पहले से सूची तैयार की जाती है। मिसाल के तौर से खरगे जी और राहुल जी ने बिहार में 215 जातियों की एक सूची बनाई गई थी, 215। और ये जो सर्वे के लिए जा रहा है एन्यूमरेटर, उसके हाथ में है, तो आपसे सवाल पूछेगा आपकी जाति क्या है और वो टिक करेगा। इसको ड्रॉप डाउन कहते हैं। तो ये सूची पहले से ही तैयार की जाती है। इसी तरह तेलंगाना की सूची भी उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजा है, जो तेलंगाना में सारी सूची। हमारे देश में करीब, जानकारी अलग अलग है, पर करीब माना जाता है कि 4200 जातियां हैं। हर एक राज्य के पास जाति सूची होती है, उसी जाति सूची के आधार पर आरक्षण दिया जाता है शिक्षा संस्थाओं में, रोजगार में। यह कहना कि ये सूची असंभव है, ये झूठ है। सारे राज्य सरकारों के पास, गुजरात सरकार के पास भी है, सारे राज्य सरकारों के पास ये जाति सूची होती है, और केंद्र सरकार की भी एक सूची होती है। मंडल कमीशन लागू होने के बाद एक केंद्र सरकार की भी एक सूची होती है, ओबीसी लिस्ट होता है। तो अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपकी नीयत साफ है, प्रधानमंत्री राहुल जी और खरगे जी के खत को संज्ञान में लेंगे, गृह मंत्री जी से बात करेंगे। हालांकि अभी लोग कह रहे हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में थोड़ी बातचीत कम हो रही है, पर इस विषय पर तो वो बातचीत करें, और जो सिस्टम तेलंगाना में और बिहार में अपनाया गया था उसी को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करें, और राज्यवार सूची तैयार कराया जाए, और वो एन्यूमरेटर जो सर्वे के लिए, सर्वेक्षण के लिए जाता है, उसको सौंपा जाए। ये बड़ा आसान काम है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। सूची तैयार है, विशेषज्ञ हैं, 2 दिन का काम है, आपको राज्यवार सूची मिल जाएंगे। पर आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, मन साफ होना चाहिए, और आप ईमानदारी से आपको काम करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ये मानती है 2027 की जनगणना, जाति जनगणना जिस ढंग से कराया जा रहा है वो जनता पर एक धोखा है, ये खेल है, ये विश्वासघात है, और प्रधानमंत्री को तुरंत, फौरन इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। जो बिहार में कराया गया था, आज वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ हैं, वही पार्टी जेडीयू एनडीए का एक महत्वपूर्ण अंग है।
और बिहार में और तेलंगाना में जिस तरीके से कराया गया था वो अपनाएं, श्रेय खुद ले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर जाति जनगणना जो आप फरवरी 2027 में कराने वाले हैं सभी राज्यों में, उसको सही ढंग से ईमानदारी से कराइए, धोखेबाजी मत करिए। बहुत हो चुका है धोखा और विश्वासघात। तो साथियों, यही मुझे कहना था। ऐसे तो ये मुद्दे पहले भी आ चुके हैं कई बार पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, पर मैं यही एक बात कहूं कि पहले प्रधानमंत्री कई सालों तक रोक रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि जाति जनगणना हो। कांग्रेस पार्टी 2021 से मांग करती आ रही है कि जाति जनगणना होना अनिवार्य है। तब अचानक 30 अप्रैल को उन्होंने मन बदला। स्वागत है, उन्होंने अपना मन बदला, यू टर्न किया। अभी फिर उस यू टर्न पर यू टर्न कर रहे हैं, डबल यू टर्न कर रहे हैं। ये डबल पलटी मारे हैं। एक पलटी 30 अप्रैल 2025 को मारा है और दूसरी पलटी 14 अगस्त 2026 को, जब उन्होंने 40 सवाल निकाले गए और उसमें से 10वां सवाल जो जाति से जुड़ा हुआ था, हमको जो वो जानकारी मिली, वो हम उसको नकारते हैं। वो कभी हम स्वीकारेंगे नहीं। ये सेंसस नहीं है, ये एक वाइट वॉश है। जाति जनगणना ये एक वाइट वॉश है। तो ये खत अब देखिएगा प्रधानमंत्री का जवाब आएगा कि नहीं। हमारे अनुभव से तो साफ है कि कोई जवाब नहीं आएगा, पर हम ज़रूर इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। हमारी मांग यही है कि जो जनगणना कराने का अधिकार है गृह मंत्री को, गृह मंत्रालय में जो अधिकारी हैं वो इस खत का अध्ययन करें, विश्लेषण करें और फौरन जो बदलाव करना है उस जो प्रश्नावली में वो परिवर्तन लाएं, उसको बदलें। एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं, गृह मंत्री बातचीत करें सभी राजनीतिक दलों से, क्योंकि ये राजनीतिक मसला नहीं है, एक संवैधानिक मसला है। ये जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है और सारे जो प्रावधान हैं आरक्षण को जो लेकर जो प्रावधान है, उसका मूल फाउंडेशन जो है, उसकी बुनियादी फाउंडेशन वो जनगणना ही है, जाति जनगणना ही है। तो वक्त आ गया है कि हम इसको प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। और जो इन्होंने अभी लद्दाख और हिमाचल में जो करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो अभी वो रोक नहीं सकते, पर सारे देश में और 4-5 महीने हैं, अभी भी वक्त है। हम उम्मीद करते हैं कि जो सुझाव दिए गए हैं रचनात्मक सुझाव हैं। बिहार और तेलंगाना से जो काम पहले हो चुका है उसी को हम चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर हो। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इस खत को गंभीरता से लेंगे। शुक्रिया। सर्कुलेट द लेटर या सर्कुलेट। ये सारे लेटर 21 पेज का है। इसमें तेलंगाना का सर्वे भी है, बिहार का सर्वे भी है और मेन लेटर 2 पेज का है जहां उन्होंने सुझाव दिया है और अगले कदम क्या लेने चाहिए। हाँ जी, हाँ संजय। उस कॉलम से आपको आपत्ति क्यों है? मैं बताता हूं। इस कॉलम में आपत्ति यही है कि ये आप जो कहेंगे हम वही नोट करेंगे। जो 2011 में सोशो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक जनगणना, जाति जनगणना कराया गया था, उसमें ओपन कॉलम था। और ओपन कॉलम जब है, सूची नहीं होता है, जो सवाल पूछ रहा है उसके पास सूची नहीं है, जो वो सुनता है वही लिखता है। वो स्पेलिंग में बदलाव आ सकता है, सुनने में दिक्कत हो सकती है, वो जाति नहीं सब जाति हो सकता है। तो ये सब
हमें देखने को मिला। एक कारण बार बार प्रधानमंत्री बोलते हैं, गृह मंत्री बोलते हैं कि 2011 की जनगणना हम इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्पष्टता नहीं है जातियों के नाम पर। जातियों के नाम अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए बिहार में सूची तैयार की गई, तेलंगाना में सूची तैयार की गई। तो आप अगला सवाल पूछेंगे 2011 में आपने सूची क्यों नहीं तैयार की? 2011 में सेंसस ऑफ इंडिया ने ये सेंसस नहीं कराया, ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय कर रहा था। गृह मंत्रालय का एक संस्था है सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल, उसको कानूनी अधिकार है और जो जानकारी सेंसस से आता है वो गुप्त जानकारी है, वो प्रकाशित नहीं किया जा सकता। आप मुझे बोलेंगे, जो मैं आपसे सवाल पूछता हूं आपका जवाब मैं प्रकाशित नहीं कर सकता हूं, किसी को दे नहीं सकता हूं, क्योंकि सेंसस कानून कहता है कि जानकारी कॉन्फिडेंशियल है। पर 2011 में सेंसस कमिश्नर ने नहीं किया था, ये दो मंत्रालय कर रहे थे और उसका मकसद और कुछ था, बीपीएल सूची तैयार करने की था। और जब बीपीएल सूची तैयार की गई थी तब यह निर्णय लिया गया इसके साथ साथ जाति की भी जानकारी ली जाए। तो ये ओपन एंडेड कॉलम जो 10 नंबर है, ये ओपन एंडेड है। आप जो कुछ कहते हैं मैं लिखूंगा, बाद में हो सकता है 10,000 नाम आएंगे, 15,000 नाम आ सकते हैं, 20,000 नाम आ सकते हैं। तो क्योंकि हमारे देश में हर एक राज्य के पास, केंद्र के पास एक सूची है, हर एक राज्य में औपचारिक सूची है जातियों की। केंद्र सरकार में मंडल कमीशन आयोग की लागू करने के वक्त एक सूची तैयार की गई थी, कौन कौन सी जातियां हैं जो ओबीसी कैटेगरी में आता है। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी तो हम 1951 से जानकारी, उसकी जनगणना हम कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में कर रहे हैं, पर ओबीसी कैटेगरी में नहीं कर रहे हैं। तो हमारी आपत्ति यही है, हमारी आपत्ति यही है कि आप दरवाजा खोल रहे हैं। क्यों? ये 10,000 भी हो सकते हैं, 15,000 भी हो सकते हैं, नाम गलत हो सकता है कभी कभी। तो ये सब एफिडेविट में मोदी सरकार ने खुद स्वीकारा है कि खामियां थी 2011 में, और सबसे बड़ी खामी थी ओपन एंडेड। तो जब मैंने ये पहली बार जब मैंने ये एफिडेविट पढ़ा, मेरा यही सोच था कि जब सेंसस होगा तो ये खामियां सुधारा जाएगा, पर इसको दोहरा रहे हैं। जो अपने ही सितंबर 21, 2021 की एफिडेविट में पैरा नंबर 12 पेज नंबर, मैं पेज नंबर भी देता हूं, पेज नंबर 11, इसकी भी कॉपी देता हूं। इसमें मोदी सरकार कहती है कि मैं आपको पढ़ दूं, 1 मिनट दे दो, मैं पढ़ लेता हूं। It is found that in several hundred cases, the caste column mentions about number or symbol against caste names. There was no registry of caste prepared prior to the conduct of 2011. यानी कि कोई पहले से जानकारी, पहले से सूची नहीं तैयार की गई थी। It would have been ideal. It would have been ideal. शब्द देखिए ना। It would have been ideal for the registry of castes that there should have been a drop-down menu for selection of castes which could have made some consistent data available which can be relied upon. 2021 सितंबर, सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट, मोदी सरकार कहती है ड्रॉप डाउन मेन्यू होना जरूरी है, आइडियल, आदर्श, सबसे आदर्श कदम होगा। पर सेंसस अभी कराती है और सवाल ओपन एंडेड सवाल है, ड्रॉप डाउन नहीं है, सूची नहीं है। तो बिल्कुल साफ है कि 30 अप्रैल को
प्रधानमंत्री नैरेटिव बदलने में, मैंने कास्ट सेंसस कराया, मैंने कास्ट सेंसस कराया, तब श्रेय ले रहे थे। एक साल बाद वो क्या हो गया उस नैरेटिव का? तो ये ईमानदारी से अगर काम नहीं करेंगे तो यही होगा, बार बार आप अपना मन बदलते रहेंगे। जयराम जी इधर देखिए। एक याद करिए। हाँ। एक जयराम जी, सवाल मेरा ये है कि जो आपने ड्रॉप डाउन मेनू की बात आपने करी है, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया है और कहा है कि ड्रॉप डाउन मेनू जो है शामिल नहीं किया जा सकता है। पहली बात कि क्यों नहीं शामिल किया जा सकता है। दूसरा सवाल यह है कि ओबीसी का कॉलम उसमें नहीं है। नहीं है, यही मैं पूछना चाहता हूँ। सूची नहीं है। हाँ, ना ओबीसी जो कॉलम है, जो उस कॉलम में ओबीसी नहीं लिखा हुआ है, उसमें लिखा है शेड्यूल कास्ट, हाँ। शेड्यूल ट्राइब स्ट्रोक कास्ट, ठीक है, उतना ही लिखा है, उतना ही लिखा है। ऐसा होना जो हम, अगर आप खरगे जी की पहले खत पढ़ोगे और ये खत पढ़ोगे, उसमें लिखा है। जो सवाल जब आप पूछते हैं, वो सवाल पूछा जाता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर कास्ट, ओबीसी, ये जाति जनगणना क्यों कराया जा रहा है? शेड्यूल कास्ट को लेकर 1951 से जो करीब 750 शेड्यूल कास्ट की सूची में है, उसकी जानकारी हमें तो 1951 से हम हासिल कर रहे हैं। शेड्यूल ट्राइब को भी लेकर हम 1951 से हासिल कर रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी को लेकर जानकारी नहीं है, पहली बार ओबीसी कैटेगरी, इसीलिए तो जाति जनगणना हम करा रहे हैं कि पहली बार ओबीसी कैटेगरी इसमें शामिल हो, और ओबीसी कैटेगरी के अंदर कौन से ओबीसी है। इसीलिए बिहार और तेलंगाना में जिस तरीके से सवाल पूछा गया, पहले पूछा गया कैटेगरी, उसके बाद पूछा गया कैटेगरी के अंदर कौन सा सब कैटेगरी है, वही तो है ना। और ये एफिडेविट में खुद सरकार कहती है कि अगर आपको कास्ट सेंसस कराना है तो सही तरीका ये होगा कि ड्रॉप डाउन शामिल हो। क्यों? हमारा सवाल यही है, सीधा सवाल सर, है। मेरा सवाल क्यों पूरा अपने एफिडेविट को ही आप नजरअंदाज कर रहे हैं? सवाल पूरा नहीं हो पाया था। क्या इस मुद्दे को लेकर ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अनिल जैन साहब भी बैठे हुए हैं, क्या इस मुद्दे को लेकर आप लोग सड़क पर उतरने वाले हैं, कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं? नहीं, ये पहले तो हमने खत लिखा है, पहले तो हमने प्रधानमंत्री को, क्योंकि ये शुरू हुआ है, हमको तो पहली बार 14 अगस्त को हमको जानकारी मिली। इसके पहले कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि हमें कहा गया था जाति जनगणना होगा, जाति जनगणना होगा। 14 अप्रैल को पहली बार, अरे ये करीब 14 अगस्त, 10 दिन हुए हैं। 10 दिन पहले हमें पहली बार जानकारी मिलती है कि ये 40 सवाल, हालांकि मेरे साथी अनिल जैन जी और कई नेता सवाल, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष भी ये सवाल उठा रहे थे, 1-2 बार अपने भाषण में राज्यसभा में ये बात उठाई थी। तो अभी प्रधानमंत्री को खत लिखे हैं। अभी इसके बाद पार्टी के स्तर से कैसे इसको आगे लिया जाएगा, हम ज़रूर इस मुद्दे को जीवित रखेंगे, क्योंकि अभी भी वक्त है। राष्ट्रीय स्तर पर फरवरी के महीने में जाति जनगणना होगा शेड्यूल के अनुसार। तो अगर प्रधानमंत्री पर हम ज़रूर दबाव बरकरार रखेंगे कि वो 10वें क्वेश्चन में बदलाव लाएं, कैटेगरी शामिल करें और सब कैटेगरी के लिए एक सूची दे, राज्यवार सूची तैयार कीजिए। सीधा सवाल, इसमें कोई नहीं होगा। सर और अगर आपका सवाल है कि हम इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे, जरूर ये राजनीतिक मुद्दा ही है, राजनीतिक मुद्दा है, पर मकसद है सामाजिक न्याय। सर, आपने फ्रेश लेटर का जिक्र किया, 3 पत्रों का जिक्र किया। क्या अलायंस पार्टनर जो आप लोगों के साथ हैं, क्या आप लोग ये जो जाति जनगणना जो अब स्टार्ट होगी, जो उससे पहले आप लोग क्या कोई एक ऑल पार्टी मीटिंग आप लोग करेंगे आपस में, और इसको लेकर पीएम के साथ आप कोशिश करेंगे कि वहां तक बात पहुंचाई जाए किसी फ्रेश लेटर के जरिए? देखिए, अलग अलग मुद्दों को घुमा फिरा कर इसे मत जोड़िएगा। सभी इंडिया पार्टी के सारे विपक्ष पार्टी सब एक है। वो पहले से चाहते थे कि जाति जनगणना सही ढंग से कराया जाए।
अभी 14 अगस्त को ये सवाल प्रकाशित किए गए हैं। हम तो 14 अगस्त तो पार्लियामेंट के बाद आया ना, 13 अगस्त को साइनेडाई एडजर्न हुआ है। तो पर मुझे कोई शक नहीं है, सारी विपक्ष पार्टी हमारे साथ है। कोई विपक्ष पार्टी नहीं चाहता कि इस तरह से खिलवाड़ और विश्वासघात हो जाति जनगणना को लेकर। कोई नहीं चाहता, कोई विपक्ष पार्टी नहीं चाहती। बीजेपी चाहती होगी पर जरूर कोई विपक्ष पार्टी नहीं चाहती। सब कॉलम की बात कर रहे हैं सर। सवाल ये है कि और क्या उसमें आपको डीएमके लगता भी है, शामिल है, उसमें डीएमके भी शामिल है। अभी इससे पहले एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी, बहुत सवाल खड़े किए गए थे। क्या आपको लगता है कि जाति जनगणना को लेकर के वैसे ही एसआईआर जैसी प्रक्रिया की जाएगी? पहला 40 सवाल हैं सूची में, 40 सवालों में कहा जा रहा है कि जैसे राजस्थान है, राजस्थान में 92 जातियां हैं जो ओबीसी के कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो क्या वो फिजिबल है कि सारी जातियों को, 92 जातियों को उसमें मेंशन किया जाए? और फिर हर एक राज्य के पास जाति सूची होती है, जाति सूची के अंदर सब जाति भी कैटेगरी है, वो सारी जानकारी सारी राज्यों के पास है, सभी राज्यों के पास है और केंद्र के पास भी है, सेंसस कमिश्नर के पास है। सवाल ये है कि वो आप चाहते हैं या नहीं, आपकी नीयत साफ है कि नहीं, आपका मकसद साफ है कि नहीं। तो ये कहना कि जानकारी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। एसआईआर की तरह आपको लग रहा है कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है जैसे एसआईआर की प्रक्रिया में हुआ? नहीं, ये एसआईआर अलग मुद्दा है यार, एसआईआर अलग मुद्दा है, लोगों को हटाने का मुद्दा है एसआईआर। इसमें सेंसस शामिल करने का एक तरीका होता है, पर जिस तरीके से जो इस बार जो सवाल जाति को लेकर पूछना चाहिए था, जिस तरीके से पूछना चाहिए था, वो नहीं पूछा जा रहा है। अलग अलग सवाल हर एक जनगणना में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है इसमें कई बड़े नए सवाल हैं। नया सवाल जो है, और प्रधानमंत्री ने खुद कहा, मैं आपको दिखाता हूँ, जो अभी अभी क्या है, हाँ, 25 अप्रैल 2026 को पीआईबी की ओर से 4 पेज का एक रिलीज आया और श्रेय लिया गया कि पहली बार कास्ट एन्यूमरेशन हो रहा है हमारे देश में, अभी अभी आया। पर असली बात क्या है, हकीकत क्या है? श्रेय लेना एक बात है, पर जिस तरीके से सवाल पूछा गया है, आधा अधूरा सवाल है, और हम समझते हैं कि ये गलत तरीके से जानबूझकर, और ये मेरा आरोप नहीं है, ये हकीकत है कि जानबूझकर खिलवाड़ किया जा रहा है, जानबूझकर इसको नकारा जा रहा है, ताकि ये ठीक है, हम कह सकते हैं कि हमने सवाल पूछ लिया, पर उसका क्या उपयोग होगा बाद में, मुझे मेरे मन में तो कोई स्पष्टता नहीं है। क्या शोभद्रो? Are you suggesting that the questionnaire, the model questionnaire prepared by the Telangana government or the Bihar should have been the model in this case? Yes. You may have come late for my press conference, but I have already issued, we have already distributed a 21-page letter written by the leader of the opposition in the Lok Sabha. You must have already got it. It gives you the list of the questions in Bihar. It gives you the question in Telangana. Now, the census 2027 in the next 2 months is being done only in the snowbound areas. Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, J&K. But the real census 2027 is going to be done in the month of February. So we have some time. So our demand is change question number 10. Introduce drop-down menu number 1. Number 2, prepare a state-wise list like it has been done in Bihar, like it has been done in Telangana. Give the enumerator that list. You have time. This whole exercise can be done in the next 2 months. It is not going to take very long. हाँ जी, हाँ रंजीता।
जनगणना को लेकर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कर लिया, 3 पत्र लिख लिए विपक्ष ने, क्यों सरकार जो है वो आपके पत्र का या आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को संजीदगी से नहीं ले रही है? आप लोग की क्या नीयत है? प्रधानमंत्री ने अब तक कांग्रेस अध्यक्ष का खत का कोई जवाब नहीं दिया, न केवल जाति जनगणना को लेकर और मुद्दों पर भी उन्होंने खत लिखा है। प्रधानमंत्री की आदत नहीं है खतों का जवाब देने का, मैं यही कह सकता हूं। पर जो मुद्दे उठाए गए हैं और जाति जनगणना को लेकर, जैसा कि मैंने कहा आपको, ये तीसरा खत है। क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं मैं क्या इसे कह सकता हूं, पर हम उम्मीद करते हैं कि जवाब नहीं मिले पर इस पर कार्रवाई तो की जाए, क्योंकि हमने सुझाव दिया है। ऐसा नहीं कि हम पहली बार सुझाव दे रहे हैं, 2023 में सुझाव दिया था, 2025 में सुझाव दिया था, अभी हम 2026 में सुझाव दे रहे हैं। पार्लियामेंट में भी ये सुझाव आया है कि सर्वदलीय बैठक बुलाए। इस सर्वदलीय बैठक के सुझाव 3 साल से हम कर रहे हैं कि कास्ट सेंसस को लेकर सभी पार्टियों को बुलाइए, बात कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, सुझाव लीजिए पार्टियों से, पर वो भी नहीं हुआ है। जयराम सर, बीजेपी के का इससे अलग सवाल है। बीजेपी ये कह इससे सवाल अलग से लेंगे। जयराम जी, जाति जनगणना को लेकर जयराम जी इसी से जुड़ा हुआ है। जाति जनगणना को लेकर बिल्कुल। कल खड़गे जी ने एक लंबा सा सोशल मीडिया पोस्ट किया है जो करीब 8.5 लाख पद भरे नहीं हुए हैं केंद्र सरकार में। 8.5 लाख पोस्ट भरे नहीं गए हैं, उसमें से 30% पोस्ट रेलवे में है। रेलवे में, सिर्फ रेलवे में 1/3 पद जो भरे नहीं गए हैं। और जैसा कि खड़गे जी ने कहा, उसका पहला असर होता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी रोजगार पर। तो वो भी सामाजिक न्याय को लेकर एक मुद्दा है और ये भी सामाजिक न्याय को लेकर एक मुद्दा है। दोनों मुद्दे हैं बिल्कुल। और केंद्र सरकार में, खुद केंद्र सरकार में, राज्य सरकारों की बात छोड़िए, पर सिर्फ केंद्र सरकार में 8.5 लाख सैंक्शनड पद, ये नए पद नहीं है, सैंक्शनड पद है, यानी कि बजट में इसका प्रावधान भी किया गया है, वो पूरे नहीं किए, भरे नहीं गए हैं। यार उनको बोलो यार। सॉरी, हम तो पहले से कहकर आ रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी इस संविधान के खिलाफ थे। इस संविधान को उन्होंने जलाया। जब ये पहली बार संविधान सभा में इसको पारित किया गया 29 नवंबर 1946 को, 1949 को, 25 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा में यह मसौदा एडॉप्ट किया गया, तब से कुछ ही दिन बाद पुतले जलाए गए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, महात्मा गांधी के। इस संविधान के मसौदे को जलाया गया रामलीला मैदान में, इसके खिलाफ प्रचार किया गया। तो तब से एक इनका लंबा इतिहास आ रहा है। आपने मोहन भागवत के, अब तो मोहन भागवत जी न्यूयॉर्क जा रहे हैं, वहाँ उनकी भाषा अलग होगी, पर आपको याद होगा मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर क्या क्या नहीं कहा है। और 2024 में मैंने खुद, जो योगी आदित्यनाथ
जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, आरक्षण के बारे में उन्होंने क्या कहा है, ये सब जानकारी मैंने दी है। तो ये बीजेपी और आरएसएस इस संविधान में विश्वास नहीं रखती, और इस संविधान का सबसे बड़ा योगदान, मेरे क्या विचार में सबसे बड़ा योगदान है आरक्षण। आरक्षण ही इस संविधान की एक विशेषता है। अनेक प्रावधान, पहले दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, ओबीसी बाद में आया। तो हमारा ये मानना है कि सामाजिक न्याय को लेकर जो नीतियां अपनाई गई हैं पिछले 12 साल में, वो सामाजिक न्याय की दिशा में नहीं है। और मैं आपको एकमात्र मिसाल दूंगा, एक ही मिसाल दूंगा जो बार बार राहुल जी इसका जिक्र करते रहते हैं, कि जो एकाधिकार दिखने को मिल रहा है हमारे अर्थव्यवस्था में, एकाधिकार बढ़ते जा रहा है। एयरपोर्ट देखिए, बंदरगाह देखिए, स्टील प्लांट देखिए, एल्युमिनियम प्लांट देखिए, हवाई अड्डे देखिए, एयरलाइन देखिए, सारे क्षेत्र में 1991 में जब मनमोहन सिंह जी उदारीकरण की नीति अपनाए थे, वो प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए, पर पिछले 12 साल में प्रतियोगिता घट रहा है, प्रतियोगिता बढ़ नहीं रहा है, एकाधिकार बढ़ रहा है, इससे बेरोजगारी बढ़ रही है, और इसमें एक दो पूंजीपति के लिए फायदा हो रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, और ये सब एकाधिकार का नतीजा है। और एकाधिकार सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सामाजिक न्याय कभी नहीं संभव होगा अगर आपकी आर्थिक नीति एकाधिकार को बढ़ाता है। तो एक ही मिसाल मैं आपको दूंगा सामाजिक न्याय को। जयराम जी, ठीक है, आखिरी सवाल जयराम जी, इस विषय पर। जयराम जी, संसदीय मंत्री कह रही हैं कि संसद एक बड़ा मौका, इधर जयराम जी, संसदीय मंत्री कह रही हैं संसद एक बड़ा मंच होता है अपनी बात रखने का जब विपक्ष को मौका मिलता है, लेकिन विपक्ष जनादेश का अपमान करता है, गतिरोध बनाता है। एक लेख लिखा है, सॉरी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक लेख लिखा है और इसके जरिए कहा है कि संसद एक मंच होता है अपनी बात रखने का, लेकिन विपक्ष को मौका मिलता है तो वो हंगामा करता है, संसद नहीं चलने देता है। ये इस खत से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं इस खत से जुड़े हुए सवाल को महत्वपूर्ण विषय है सर, घुमाइए मत। जो खत, जो विषय पर मैं बोल रहा हूँ उस पर सवाल कीजिए। सर नीरज सर, मेरा सवाल ये है कि पिछले अप्रैल में जब बजट का सत्र चल रहा था तो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा था। तब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जातिगत जनगणना पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी ये एक नया मसला आप लोगों ने उठाया है कि आप बिहार और तेलंगाना की तरह उसको ड्रॉप डाउन कीजिए, तो आपको लगता है कि सरकार का जवाब कंफ्यूजन से हट के कुछ भी अलग होगा कि कोई कंफ्यूजन नहीं है? देखिए, गृह मंत्री के मन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। 16 अप्रैल 2026 को उनके मन में ये विश्वास था उनको 2/3 बहुमत मिलने वाला है, मिला नहीं, कंफ्यूजन है। वो कहते हैं बजट सत्र में कि इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए, हमारी नीयत साफ है, हम जाति जनगणना कराएंगे। 14 अगस्त को सवाल प्रकाशित किए जाते हैं और बिल्कुल साफ हो जाता है कि गृह मंत्री ने कहा और जो हो रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। तो गृह मंत्री बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल देते हैं, पर असली बात जो है अलग बात है। मैं समझता हूं कि पहले दिन से ये सरकार ईमानदारी से जाति जनगणना